गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नेम इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में आज का टॉपिक है रिटेन्ड प्रॉफिट या अर्निंग। रिटेन्ड प्रॉफिट हम किसे कहते हैं? जो प्रॉफिट रोक लिया जाता है। ये इक्विटी शेयर कैपिटल का पार्ट होता है जिसका कुछ हिस्सा हम रोक लेते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, जो शेयर होल्डर में नहीं बांटा जाता, उसे बोलते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट। रिटेन्ड प्रॉफिट का यूज़ हम करते हैं इमरजेंसी टाइम पर, जब हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस टाइम पर हम इस पैसे का यूज़ करते हैं। इसके बाद है रिटेन्ड प्रॉफिट को प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। रिटेन्ड अर्निंग, रोकी गई इनकम, या सेल्फ फाइनेंसिंग, जो अपने आप से पैसा जनरेट किया जाता है, जिसे हम इंटरनल फाइनेंसिंग भी कहते हैं, जिसे रिजर्व भी कहते हैं, सरप्लस भी कहते हैं। और इस रिजर्व को इमरजेंसी टाइम में यूज किया जाता है। सरप्लस कहते हैं उसे जब हमारी इनकम हमारे खर्चों से ज्यादा होती है, तो उसे सरप्लस कहते हैं। इसके बाद है इसके फीचर्स हैं, ये फीचर्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। सबसे पहले कजन ऑफ सिक्योरिटी। रिटेन्ड अर्निंग को कजन ऑफ सिक्योरिटीज कहते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड सपोर्ट इन टाइम्स, क्योंकि ये सपोर्ट करता है इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, जब कंडीशन हमारे बिजनेस के अनुकूल नहीं होती, जब कंडीशन हमारे बिजनेस के फेवर में नहीं होती। व्हेन कंपनी फाइंड्स इट डिफिकल्ट, जब कंपनी को बहुत कठिनाई होती है फाइनेंस को अरेंज करने में, डिफिकल्टी होती है फाइनेंस को अरेंज करने में फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज, और सोर्सों से पैसा लाने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, तब हम यूज करते हैं रिटेन्ड अर्निंग। नेक्स्ट है इसमें फंड्स फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट। इसमें क्या है? रिटेन्ड अर्निंग आर ए कॉमन सोर्स ऑफ फंड। रिटेन्ड अर्निंग को हम कॉमन सोर्स ऑफ फंड कहते हैं, यानी हर जगह पर हम इसे यूज कर सकते हैं, चाहे न्यू प्रोजेक्ट है या इनोवेटिव प्रोजेक्ट है। फॉर फाइनेंसिंग रिस्की एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट, जो रिस्की प्रोजेक्ट हैं या इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं। दिस फंड इज जनरली यूज फॉर रिसर्च वर्क। इस फंड का यूज हम करते हैं रिसर्च वर्क में, जब हमें कोई रिसर्च करनी होती है, या एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट का विस्तार करने में। कोई प्रोजेक्ट है हमारे पास, उसका हम विस्तार कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, कंपनी को बढ़ा रहे हैं, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। इसे हम बोलते हैं मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस। रिटेन्ड प्रॉफिट को ओनरशिप फंड भी कहते हैं। ओनरशिप फंड मीन्स मालिक का फंड, ओनर का फंड। इट सर्व्स द पर्पज ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। इसका पर्पस क्या होता है? मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस जनरेट करना। नेक्स्ट आता है कन्वर्सन इनटू ओनरशिप फंड, कन्वर्ट करना ओनरशिप फंड में। सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल। जो सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग होता है, सरप्लस मीन्स जब हमारी इनकम ज़्यादा होती है हमारे खर्चों से, तो उसे कन्वर्ट करते हैं हम शेयर्स कैपिटल में। शेयर्स कैपिटल मीन्स जिसमें आपके शेयर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर्स कैपिटल आते हैं, जिसे ओनर कैपिटल बोलते हैं। दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसे कहते हैं? जिसे प्रेफरेंशियल राइट होता है कि अगर डिविडेंड का पहले पेमेंट किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, तो इक्विटी शेयर से पहले किया जाएगा, या कैपिटल का अगर पेमेंट होगा तो वो भी इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले होगा। और उसमें हम क्या करते हैं? इशू ऑफ बोनस शेयर, कि बोनस शेयर को इशू किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट डिपेंडेबल सोर्सेज। जो हमारे रिटेन्ड अर्निंग है, मोस्ट डिपेंडेबल सोर्सेज हैं। एज एन इंटरनल सोर्स, इंटरनल सोर्स मीन्स जो हमारे आंतरिक सोर्सेज हैं, दिस इज मोर डिपेंडेबल देन एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स के कंपैरिजन में इन पर ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है। एक्सटर्नल सोर्स डिपेंड अपॉन द प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टर। जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं डिपेंड करते हैं प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टर्स पर, मार्केट कंडीशन पर, कि मार्केट में हमारी कंडीशन क्या है, हम प्रॉफिट की कंडीशन में हैं या लॉस की कंडीशन में हैं, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। नेक्स्ट है नो इंटरफेरेंस।
इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता। रिटेन्ड अर्निंग, देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर, इससे हमारे शेयर होल्डर इंक्रीज नहीं होते, हमारे शेयर होल्डर नहीं बढ़ते, शेयर होल्डर उतने ही रहते हैं। रिटेन अर्निंग इन्वॉल्व नो रिस्क, रिटेन अर्निंग में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता। इसका नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, उधार क्या होता है, या बोरोड फंड। बोरोड फंड जब हम पैसा उधार लेते हैं तो उसे कहते हैं बोरोड फंड। इट रेफर टू अरेंजमेंट वेयर बाय मैन्युफैक्चर ग्रांटेड क्रेडिट, जब मैन्युफैक्चर क्रेडिट देता है, क्रेडिट मीन्स जो उधार देता है, फ्रॉम द सप्लायर, जो सप्लायर से पैसा उधार दिया जाता है। सप्लायर मीन्स क्रेडिटर, क्रेडिटर को हम सेलर भी कहते हैं, सप्लायर भी कहते हैं। जैसे रॉ मटेरियल में उधार देना, कि कितने टाइम का हम उधार दे सकते हैं, कितने टाइम का हम क्रेडिट दे सकते हैं। इनपुट में, स्पेयर पार्ट्स में। सप्लायर अलाउ देयर कस्टमर टू पे देयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस विद इन ए क्रेडिट पीरियड, जो सप्लायर होते हैं वो ये अलाउ करते हैं अपने कस्टमर को कि आप कितने टाइम में अपना आउटस्टैंडिंग बैलेंस दे सकते हैं। आउटस्टैंडिंग से मतलब ये होता है जो भी आपका बैलेंसिंग पेमेंट है उसके लिए क्रेडिट पीरियड होता है कि कितने टाइम में आप हमारा पैसा दे सकते हैं। जनरली सामान्य तौर पर जो इसका ड्यूरेशन होता है ट्रेड क्रेडिट का जो इसका ड्यूरेशन होता है वो 3 से 6 महीने का होता है, 3 to 6 मंथ। जैसे कि 3 महीने हो सकते हैं, 4 महीने हो सकते हैं, 5 मंथ हो सकते हैं, 6 मंथ हो सकते हैं। एंड दिस इज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी, और ये क्या होती है, एक तरीके से हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी होती है। शॉर्ट टर्म उसे कहते हैं जो 1 साल के अंदर अंदर ट्रांजैक्शन की जाती है। तो इसमें क्या टाइमिंग है, 3 से 6 महीने। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ट्रेड क्रेडिट में कितना ड्यूरेशन टाइम होता है, तो स्टूडेंट आप वहां लिख सकते हैं 3 to 6 मंथ, यानी जो इसका इंटरवल है वो 3 से 6 महीने के बीच का है। द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेड क्रेडिट डिपेंड अपॉन, जो ट्रेड क्रेडिट है वो डिपेंड करता है इन कंडीशंस पर, जैसे कि नेचर ऑफ द फर्म, की नेचर कैसी है फर्म की, किस चीज के लिए फर्म बनाई गई है। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ द फर्म, फर्म का साइज कैसा है, स्मॉल साइज है, मीडियम साइज है या लार्ज स्केल पर है। नेक्स्ट आता है स्टेटस ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फर्म। क्रेडिट वर्दीनेस से मतलब ये है कि कितने टाइम का हम क्रेडिट दे सकते हैं, कितने टाइम का हम उधार दे सकते हैं। तो क्रेडिट वर्दीनेस में ये चीज आती है। इसके बाद है नेक्स्ट फीचर्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिटर्स के फीचर्स क्या हैं, ट्रेड क्रेडिट के फीचर्स क्या है। पहला है रेडिली अवेलेबल, ये तुरंत अवेलेबल होता है। ट्रेड क्रेडिट इज अवेलेबल विदाउट एनी स्पेशल एफर्ट्स, इसमें कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं होते, बिना स्पेशल एफर्ट्स के इजीली हम इसे कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाता है। द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जिसे हम चेंज कर सकते हैं, जो चेंजेबल होता है। देयर आर नो रिजिड रूल्स, इसके कोई टफ रूल्स नहीं होते। एंड रेगुलेशन इन्वॉल्व इन ट्रेड क्रेडिट, मतलब कोई टफ रूल्स नहीं होते ना रेगुलेशन। इट कैन बी इजीली एडजस्टेड, इसे हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं विद द चेंजिंग नीड ऑफ परचेज एज टाइम ऑफ पेमेंट। जब हमें परचेज की नीड होती है, टाइम ऑफ पेमेंट इज जनरली एडजस्ट इन व्यू ऑफ पास्ट डीलिंग। पास्ट डीलिंग के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज कर सकते हैं कि पास्ट में हमारी किस तरह की कंडीशन रही है, किस तरह का डीलिंग हमारा पास्ट में रहा है। नेक्स्ट आता है इसके बाद नो फ्लोटेशन कॉस्ट, इसमें किसी तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। अरेंजिंग क्रेडिट, जब हम क्रेडिट अरेंज करते हैं तो किसी तरह का इसमें हमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, किसी तरह की कॉस्टिंग हमें यहाँ पर नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन प्राइस। समटाइम्स द सप्लायर में इंक्रीज द प्राइस, कभी कभी क्या होता है कि सप्लायर इंक्रीज कर देता है प्राइस को, कमोडिटी के प्राइस को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। कमोडिटी मीन्स कोई वस्तु, कोई प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल सप्लाइड। इफ ही इज सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, जब अगर हम उसे क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, अगर हम उसे क्रेडिट में बेच रहे हैं। नेक्स्ट आता है लीगल एक्शन। इन ट्रेड क्रेडिट
बायर जनरली इशू ए प्रोमिसरी नोट, बायर इशू करता है प्रोमिसरी नोट को। प्रोमिसरी नोट से मतलब ये है कि जिसमें हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम पेमेंट कितने टाइम बाद कर देंगे। जैसे हमने प्रॉमिस किया भाई 2 महीने बाद हम इसका पेमेंट कर देंगे। अगर पेमेंट नहीं कर पाते हैं, हम फेल हो जाते हैं, तो लीगल एक्शन लिया जा सकता है। एंड इट कैन केस ही फेल टू मीट कमिटमेंट, अगर वो अपने कमिटमेंट को फेल करता है, कमिटमेंट नहीं कर पाते हैं टाइमली, तो सप्लायर कैन टेक लीगल एक्शन। तो जो सप्लायर होता है, जो क्रेडिटर होता है, वो लीगल एक्शन ले सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आपको नोट करना है अपनी फेयर कॉपी।